Hey guys, I am Chia, your IP Mat coach. You must remember me from this video. I am back with part B. No, part B is not about 10 more tones that I teach you, but it's about how you will identify tones from a given part of literature. It's not very difficult, but it's also not very easy until you know the right technique. So, first of all, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि करना क्या है। तो टोन्स मतलब हमें ये समझना है कि इमोशंस किस तरीके से एक्सप्रेस किए गए हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज किसके इमोशंस। इट्स आइदर द कैरेक्टर एंड इन सम प्लॉट्स द ऑथर। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऑथर अपनी खुद की कहानी सुनाते हैं, तो वही कैरेक्टर है, वही ऑथर है। तो आइदर ऑफ द टू फर्स्ट सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो, जब ऑथर कैरेक्टर नहीं होते हैं, जब कैरेक्टर अलग होता है और ऑथर अलग होता है, तब हमको ये पता करना पड़ता है कि किसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन ऑथर का टोन पूछ रहा है कि कैरेक्टर की टोन पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब हम समझ लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम भी पूरी सॉल्व हो जाएगी। चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कभी भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हो तो वो क्यू पी ओ मेथड में करना चाहिए। दैट इज, पहले आप क्वेश्चन पढ़ के डिकोड करके मार्क कर लो, उसके बाद पैसेज पे जाओ और सिर्फ उतना ही मार्क करो जितना आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए नेसेसरी है, एंड देन यू गो टू द ऑप्शन एंड मार्क द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, दैट इज माउ। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सारे। फर्स्ट इज, व्हाट टोन डज द ऑथर अडॉप्ट। ऑथर के बारे में पूछा गया है। when discussing the theme of the protagonist's invisibility, तो मतलब ऑथर का कैरेक्टर के बारे में क्या थॉट प्रोसेस है। एग्जैक्टली किस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रोटैगनिस्ट, दैट इज द कैरेक्टर, उनकी इनविजिबिलिटी के बारे में कहीं पैसेज में बात हो रही है जिसके बारे में क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो प्रोटैगनिस्ट की इनविजिबिलिटी को लेके क्या टोन अडॉप्ट की है हमारे ऑथर ने, दैट वी हैव टू आंसर। क्वेश्चन टू, व्हाट वुड यू हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पैसेज रिगार्डिंग द नॉवेल्स पोर्ट्रेयल ऑफ रेशियल इश्यूज। अब यहां पे आपको पढ़ के समझना है कि क्या टोन है ऑफ द ऑथर जिसमें वो रेशियल इश्यूज को एक्सप्लेन कर रहे हैं या पोर्ट्रे कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड, व्हाट इज द टोन यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोटैगनिस्ट्स एक्सपीरियंस इन हार्लेम एंड द ब्रदरहुड। तो ये दोनों चीजों के बारे में हमें समझना है कि ऑथर का क्या टोन है। करेक्ट, यहाँ पे तो बेसिक है कि प्रोटैगनिस्ट का जो एक्सपीरियंस होगा उसके बारे में ऑथर बात कर रहा होगा, उस टोन को समझना है। ठीक है, फोर्थ, how does the passage convey the author's view of Ellison's storytelling and style? Ellison is the book writer, मतलब हमारा ऑथर जो है, हमारे लिए जो ऑथर है वो है ऑथर नंबर 1, एंड जो हमारे ऑथर के लिए ऑथर है, जिनकी बुक पढ़ के उन्होंने रिव्यू लिखा है, वो है ऑथर नंबर 2 जिनका नाम है एलिसन। ठीक है, तो एलिसन की स्टोरी टेलिंग एंड स्टाइल के बारे में हमारे ऑथर का क्या थॉट प्रोसेस है, उनकी क्या टोन है, वो हमको यहां पता लगाना है। फिफ्थ, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज व्हेन डिस्कसिंग द क्लाइमैक्स एंड रेजोल्यूशन ऑफ द नॉवल। तो ये समझना है हमें कि नॉवल के क्लाइमैक्स के बारे में हमारे ऑथर का क्या थॉट प्रोसेस है। लेट्स गो ऑन टू रीडिंग द पैसेज। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप रीड कर रहे हो पैसेज, तो फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड पूरी बात आपको यहां तक में मिल जाएगी, मतलब द फर्स्ट 3 लाइन्स आर गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। फिर भी हम एक सेंटेंस बाद का भी पढ़ लेंगे, जस्ट टू स्टे सेफ, अच्छे से, है ना, और उसको समझने की कोशिश करेंगे। देन व्हेन वी टॉक अबाउट रेशियल इश्यूज, तो रेशियल इश्यूज तो काफी ज्यादा पूरे पैसेज में ही उसके बारे में बात की है, बट आई थिंक इट इज ब्लैक वर्सेस ब्लैक वाला ये जो पूरा थॉट प्रोसेस है, ब्रदरहुड, his involvement in black versus white and black versus black clashes and his disillusion and understanding of his invisibility, ये जो पार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेशियल कंसर्न को समझने के लिए। फिर हार्लेम एंड ब्रदरहुड जहां जहां लिखा है आप वहां वहां उसको मार्क कर दीजिए, यस, इस तरीके से। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अबाउट एलिसन स्टोरी टेलिंग एंड स्टाइल, तो वो हमको ये लास्ट सेंटेंस में मिल रहा है। ठीक है,
And the last question is asking us about the climax and resolution of the book. ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इनविजिबिलिटी, ऑल क्लाइमैक्स नेचुरली एटसेट्रा एटसेट्रा से लेके फिगरेटिव तक. तो अब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए एंड अपने पैसेज को कंप्लीटली अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैं तो पढ़ चुकी हूं, आपका पढ़ना बाकी रह गया है. एंड देन विल गो एंड डिस्कस द आंसर्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन here says, what tone does the author adopt when discussing the theme of the protagonist's invisibility? Satirical नहीं हो सकता, नेगेटिव टोन है. चलो सबसे पहले तो एलिमिनेशन तुम्हें मैं सिखा देती हूँ कि जब भी आप देखते हो कोई भी चीज को तो आपको एटलीस्ट ये तो समझ में आता है कि नेगेटिव टोन है कि पॉजिटिव टोन है. तो चार में से जो भी नेगेटिव टोन्स हैं उसको हम हटा देंगे, क्योंकि हमारे ऑथर ने पॉजिटिव टोन में ही बात की है. ठीक है, तो सटायरिकल नहीं हो सकता, डिटैच्ड नहीं हो सकता. अब इट्स आइदर एनालिटिकल और सिंपथेटिक. सिंस प्रोटैगनिस्ट की इनविजिबिलिटी इज एन इमोशन जो प्रोटैगनिस्ट के लिए बहुत हैवी है, हमारा पैसेज जो है उसको एनालाइज करने की तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वो उसकी तरफ सिंपथी फील कर रहा है, विच इज वाई सी इज द आंसर. ठीक है. सेकेंड, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पैसेज रिगार्डिंग द नॉवेल्स पोर्ट्रेयल ऑफ रेशियल इश्यूज? यस, पोर्ट्रेयल ऑफ रेशियल इश्यूज में भी हमारे ऑथर का कोई भी नेगेटिव स्टैंस नहीं है. सो इज इट इनडिफरेंट? क्या उनको कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं. क्या वो रिफ्लेक्टिव हो सकते हैं? यस. सिनिकल नहीं हो सकते हैं, नेगेटिव है. ह्यूमरस बिल्कुल भी नहीं हो सकते. अब देखो, कभी कभी क्या होता है, एलिमिनेशन में आपको बहुत बेसिक एलिमिनेशन करना पड़ता है और आपको आपका आंसर मिल जाता है. तो ह्यूमरस बिल्कुल नहीं हो सकता और दोनों नेगेटिव नहीं हो सकता. तो सबसे बेसिक एंड सबसे न्यूट्रल टोन इज रिफ्लेक्टिव एंड ऑल्सो इट इज वेरी डीप. आप समझो, रेशियल इश्यूज रिफ्लेक्टिव मतलब उनके ऊपर उस चीज का इंपैक्ट पड़ रहा है. हमको ये समझ में आ रहा है कि जो भी रेसिज्म से रिलेटेड इनके ऑथर ने लिखा है, मतलब एलिसन ने लिखा है, वो हमारे ऑथर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो बहुत उसको इम्पैक्टफुल समझ रहे हैं. करेक्ट. Next, let's move on to question number 3. What is the tone used to describe the protagonist's experience in Harlem and the Brotherhood? तो यहां पे भी आप देखेंगे आयरॉनिक नहीं हो सकता, नेगेटिव टोन है ना, आयरॉनिक नहीं हो सकता है. ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है या फिर इंटेंस हो सकता है, क्रिटिकल भी नहीं हो सकता है. ठीक है. अब देखो, ऑप्टिमिस्टिक जो है वो बहुत वेग टोन है, बहुत ही वेग. ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है पॉजिटिव, तो एनीथिंग दैट इज पॉजिटिव कम्स अंडर ऑप्टिमिस्टिक. तो देयरफॉर जब भी हमारे पास ज्यादा एक्सप्लेनेटरी टोन का ऑप्शन होता है और वो हमें सही लगती है, तो हमें वो चूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ऑप्टिमिस्टिक. या फिर ऐसा वाला क्वेश्चन अगर नेगेटिव मार्किंग है तो छोड़ देना चाहिए जहां ऑप्टिमिस्टिक लिखा है या पेसिमिस्टिक लिखा है. ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है. देयरफॉर लेकिन यहां पे आंसर होगा सी, दैट इज इंटेंस, बिकॉज बहुत डेप्थ में हार्लेम एंड ब्रदरहुड के बारे में बात की गई है. मतलब डेप्थ इन द फॉर्म ऑफ इमोशन, कि कैसे ही वॉज द लीडर एटसेट्रा एटसेट्रा. तो देयरफॉर इंटेंस तो वो है कि मतलब उसमें दोनों चीजें हैं. एक तो इंटेंसिटी ऑफ हिम बीइंग अ लीडर फाइटिंग अगेंस्ट रेशियल थिंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा, प्लस इट इज ऑल्सो एडमिरेबल अकॉर्डिंग टू आर ऑथर. करेक्ट. एंड डी कांट बी योर आंसर बिकॉज इट इज वेग. सीधी बात है. ठीक है. फोर्थ, how does the passage convey the author's view of Ellison's storytelling and style? Let's read the last sentence once more. Ellison's first novel, this is Ellison's first novel, but he has complete control. This is an extreme expression. Correct. कंप्लीट कंट्रोल. देर इज नथिंग जो तुम अपने आप से इन्फर कर पाओगे. कंप्लीट कंट्रोल मतलब बात खत्म. ठीक है. अब चलो हम देखते हैं क्या है. अब देखो, इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज नॉट बैड. हमारा ऑथर अच्छा ही मान रहा है एलिसन को. करेक्ट. स्केप्टिकल नहीं हो सकता, न्यूट्रल नहीं हो सकता क्योंकि एक्सट्रीम वर्ड्स यूज किए हैं. पेट्रोनाइजिंग तो पता नहीं कहां से आ गया. इट्स नॉट इवन रेलेवेंट टू द पैसेज. करेक्ट. सो देयरफॉर एडमायरिंग. इवन अगर आप एलिमिनेशन नहीं करते और ए को पढ़ते तो शायद आपको ए ही सबसे बेस्ट लगता, क्योंकि दैट इज एडमिरेशन दैट आवर ऑथर हैज expressed. That's it, guys. That's the video for you. But stay tuned and subscribe to this channel if you want more videos like this, because these are very helpful and these will
help you gain marks in reading comprehension. See you next time. Until then, please miss me. Bye.